हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 49 और आज डेट है 29 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। लास्ट वर्कशीट में आपने कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में सीखा था, जहाँ पे आपने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में जाना था। आज की वर्कशीट में हम इस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको सीखेंगे। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज इंडिकेटिंग द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। इट इज़ ऑब्टेन्ड इन अ टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स। तो यहाँ पर 9th क्लास के 30 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, जो 50 नंबर का एक टेस्ट हुआ था उनके, उसके सारे मार्क्स दिए गए हैं। तो सारे मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेटा यहाँ पर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखेंगे। अगर मान लो आपसे बोला जाता 9th के सभी सेक्शंस के मार्क्स लिखे, तो आपकी स्कूल में जितनी भी 9th क्लास है उन सब बच्चों के अगर मार्क्स यहाँ लिख दिए जाते तो कितना सारा डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता। अब उस सारे डाटा में से अगर आपसे पूछा जाता कि जल्दी से देखकर बताओ, विद इन 2-3 सेकेंड्स बताओ जल्दी से कि सबसे कम नंबर किस बच्चे के आए हैं, सबसे ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो क्या आप बता पाते? आपको बताने में उसमें टाइम लग जाता, क्योंकि बहुत सारा डाटा आप एक साथ देखते। लेकिन बेटा अगर मैं इस डाटा को किसी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख जाऊं, यानी इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब किसी अलग तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, जिससे कि मैं इजीली इसको जल्दी से बता पाऊं, देखते ही बता पाऊं कि हाँ मैम इन बच्चों के नंबर कम आए, इन बच्चों के ज़्यादा आए। अगर मैं बता पाऊँ आसानी से तो मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बिल्कुल करेक्ट होगा और मैं इसको यूटिलाइज कर पाऊंगी। तो अभी जो डाटा बेटा यहाँ पे कलेक्टेड है, दिस डाटा हैज़ सम पर्पसफुल इन्फॉर्मेशन। हमारे पास कुछ पर्पसफुल इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, लेकिन इसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको जल्दी से बता नहीं पा रहे हैं इस बारे में। तो इस टाइप के डाटा को हम बोलते हैं रॉ डाटा, ठीक है, जिसको हम कलेक्ट तो किसी पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन जब उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तब तक तो वो रहता है रॉ डाटा। अब इस डाटा को अगर मैं किसी सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दूं तो मैं ईजिली सब चीज़ें बता पाऊंगी। उस टाइम पे मेरा डाटा मीनिंगफुल भी होगा, ईजिली अंडरस्टैंड भी मैं उसको कर पाऊंगी, और उस डाटा के जितने भी फीचर्स है वो मैं एक ही बारे में देख पाऊंगी। मतलब मैं ये बता पाऊंगी कितने बच्चों के नंबर 10 से कम आ रहे हैं, कितने बच्चों के 20 से ज़्यादा आ रहे हैं, सो ऑन थिंग्स। तो चलो उसको रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं ना, इसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पर मैंने सारा जो डाटा है वर्कशीट में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ये सारा डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। सबसे छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से सारे जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो लास्ट में आ रहे हैं, मिनिमम वाले नंबर्स सबसे पहले आ रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना कि जब आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो नंबर जितनी टाइम्स भी रिपीट हो रहा है उसको आप उतनी ही टाइम्स लिखेंगे। जैसे देखो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो मैंने 2 ही टाइम्स इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे ही डाटा बेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जल्दी से देखकर बताओ, विद इन 1 सेकेंड बताओ कि सबसे कम नंबर कौन सा है, जो ऐसा स्कोर है जो सबसे कम है, तो आप जल्दी से बता देंगे कि मैम 2 जो है वो सबसे कम स्कोर है, 41 जो है सबसे हाईएस्ट स्कोर है। इजीली बता दिया ना मैंने। और जो पहले डाटा अरेंज था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था। अब इस डाटा को देखकर आप इजीली रेंज भी बता सकते हैं। रेंज आपको याद है क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डाटा, दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो देखो हाईएस्ट नंबर क्या था 41, लोएस्ट नंबर था 2, तो जब आप माइनस करेंगे तो रेंज कितनी आ जाएगी आपके पास? 39 इज द वैल्यू ऑफ रेंज। इजिली रेंज आप बता पाए। अब इस डाटा के लिए जो डाटा हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया, इसके लिए हम एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बना सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें मार्क्स चाहिए होंगे, यानी जो बच्चों के मार्क्स थे। इसके लिए हम टेली मार्क बनाएंगे और इसके लिए हम नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी को भी डिनोट करेंगे। ये टेली मार्क्स वाला जो टेबल है बेटा आप पहले भी सीख कर आए हैं, तो चलो एक छोटी सी एक रिवीजन भी हो जाएगी हमारी और हम इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे टेली मार्क्स का टेबल बनाने के लिए बेटा जो जो नंबर्स यहाँ लिखे गए थे, तो सबसे पहले क्या था 2, तो यहाँ मैंने 2 लिखा, देन 5 नंबर था, फिर 12 था, फिर 17 था, फिर 19, फिर 21। ये नंबर यहीं से आ रहे हैं जो ये डाटा यहाँ ऊपर लिखा हुआ था। इसके बाद आपको काउंट करना है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा था। तो चलो कर लेते हैं। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2 टाइम्स, तो 1 and 2। तो यहाँ पर टेली मार्क्स के लिए जो सीधे खड़े डंडे से बने हैं ना, ये बनाने हैं हमने 1 and 2। और ये कितने जो डंडे या कितनी लाइंस आपने बनाए इसको काउंट करके यहाँ लिख देना। जैसे छोटी क्लासेस में आप प्लस या माइनस करते थे ना, तो ऐसे डंडियाँ लगा लगा के करते थे, तो वही है, जो जितनी आप यहाँ पे स्टिक्स लगाओगे उसको काउंट करके यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद देखो 5 कितनी बार है? 1 2, काउंट करते जाओगे और ऊपर से कट करते जाओगे। देखो 2 यहाँ पे स्टिक्स लगी हुई है, 2 जो है
सीधी डंडियाँ लगी हैं उसको काउंट करके भी यहाँ लिख दिया। 12 कितनी बार है देखो 1 2 3 4, तो देखो 4 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 17 है 1 2 3, तो 3 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे और नंबर भी 3 लिखा हुआ है। अब इसके बाद बेटा 19 कितनी बार था 5 टाइम्स, तो आपने याद रखना है कि जो 4 आप बना दोगे 4 तक तो काउंटिंग ऐसी चलेगी टेलीमार्क्स में, 5 करने के लिए इसको इस तरीके से क्रॉस कर दोगे। क्रॉस करते समय आपने ध्यान रखना है कि ये डायगनली क्रॉस होगा इस तरीके से, कोई भी स्टूडेंट जैसे 4 करने के बाद इसको इस डायरेक्शन में क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस करने के लिए बेटा यहाँ पर एक डायरेक्शन फिक्स है, उसी डायरेक्शन में आप इसको क्रॉस करोगे। कौन सी डायरेक्शन है वो क्रॉस करने की, इस तरीके से अपवर्ड टू डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये क्रॉस करने का तरीका याद रखना कि 4 जब एक साथ ये स्टिक्स इकट्ठी हो जाएंगी तो 5वीं स्टिक से आपने इसको बांध देना है, जो कि इस तरीके से टेढ़ी बनेगी, ठीक है। तो ये 5 का सेट बन गया। मान लो मुझे 6 शो करना होता कि 6 कोई नंबर आता, तो 5 तो स्टिक्स मेरी ऐसी बनेगी 4, ये 5 और 6th स्टिक जो है वो फिर से स्ट्रेट बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो 21 लिखा हुआ था, 21 के लिए काउंट करो फटाफट से डाटा में कि 21 के लिए कितने नंबर्स हैं वहाँ पे। 21 काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 एंड 5। देखो यहाँ पे 5 स्टिक्स कैसे बनी हुई हैं। उसके बाद 25 था, फिर 33 था। इसी तरीके से बेटा सारे नंबर्स को लिखकर मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद बेटा जो ये फ्रीक्वेंसी के नंबर्स आपके पास आए, जो कि स्टिक्स को काउंट कर आए थे, इसका टोटल आप करोगे। ये टोटल और जो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बोले हुए थे 30 स्टूडेंट्स के लिए स्कोर था ना ये, तो ये टोटल और वो जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। ये टोटल कहाँ से आया, इन सब नंबर्स को ऐड करके ये 30 आ गया और 30 स्टूडेंट्स का स्कोर हमें दे रखा था। ये दोनों टोटल मैच करने चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप चेक कर लेंगे कि आपका स्कोर सेम आए, मतलब ये टोटल और जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा होगा वो सेम है। तो ये आपका रेडी हो गया अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा आपसे क्या बोला गया, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। 30 स्टूडेंट्स के क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप यहाँ पर रिकॉर्ड करा गया, यानी लिखा गया हुआ है। ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, ए बी ओ और ए बी, 4 टाइप का ब्लड ग्रुप को डाटा में यहाँ पे लिखा गया। इस डाटा के लिए बेटा आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है, कौन सा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है इन सब में से। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या क्या 3 कॉलम्स चाहिए होंगे, ब्लड ग्रुप यानी ए बी ओ और ए बी, सेकेंड होगा आपका टेलीमार्क्स और थर्ड होगा फ्रीक्वेंसी जो हमें बताएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ए जो है कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप है, यहाँ से काउंट करो फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी 9 स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। तो टेलीमार्क्स बना लेते हैं। सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ कि 9 आई थी मेरी काउंट करके। अब टेलीमार्क्स बनाने के लिए आपको पता है ना क्या करना है, 9 करने के लिए 1 2 3 4 तो ऐसे हो गया, 5th कैसे होगा, इसको बाइंड कर देंगे 1 से और 4 अभी और करेंगे 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 9 हो गया ना कंप्लीट। ये 5 का सेट पूरा है और ये 4 हो गया। इसी तरीके से बेटा बी को काउंट करो, बी को जब आप काउंट करोगे तो वो आएगा 6, तो 6 कैसे करेंगे 1 2 3 4, 5th इसको बाइंड कर दिया और एक 6। इसके बाद ओ को काउंट करोगे तो ओ आएंगे आपके 12 स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ आएगा। तो 12 कैसे मार्क करेंगे 1 2 3 4, 5th कैसे करेंगे इस तरीके से क्रॉस 1 2 3 4, 5th क्रॉस, तो 10 हो गए कंप्लीट और उसके बाद 2 और, तो 12 हो गया। इसके बाद ए बी कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप है, ए बी जो है वो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है, तो 1 2 एंड 3। इसके बाद बेटा मैंने आपको बोला था इसका टोटल आप करोगे, टोटल कर लेते हैं। टोटल देखो कितना आ रहा है, टोटल आपको करने पर आएगा यहाँ पे 30 और 30 स्टूडेंट्स थे ना जो आपको बोले हुए थे स्टार्टिंग में, तो इट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन थी, जो हमारा टेबल है वो बिल्कुल करेक्ट बना है। इसके बाद आपको बताना था मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यानी सबसे हाईएस्ट नंबर वाला, तो ओ जो है वो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप हमें मिल गया, ठीक है। ओ इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। इसके बाद था सबसे रेयर, यानी सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो सबसे रेयर वाला ब्लड ग्रुप यानी सबसे कम कौन सा मिल रहा है, 3 टाइम्स जो है ए बी आ रहा है, सो दिस इज द रेयर है। सबसे कम बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप मिल रहा है, ए बी, सो दिस इज अवर आंसर, कॉमन ब्लड ग्रुप एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज, यानी 40 फैमिलीज में काउंट किया गया कि हर फैमिली में कितने बच्चे हैं, उसको काउंट करके एक यहाँ पे डाटा हमें दे दिया। हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो यहाँ पर बेटा जो डाटा दे रखा है, या तो किसी फैमिली में कोई बच्चा नहीं है यानी 0 है चिल्ड्रन, किसी फैमिली में 1 चिल्ड्रन है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो मैक्सिमम जो है 4 तक की काउंट जा रहा है। इसके लिए आपको टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 0, यानी किस किस फैमिली में कोई भी बच्चा नहीं है। तो 0 काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में 0 के लिए 5 लिख लेती हूँ और टेलीमार्क्स के लिए यहाँ पे 5 मार्क कर लेती हूँ। 5 कैसे मार्क करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5th वाला जो है इस तरीके से क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम 1 को काउंट करते हैं। 1 जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 9 टाइम्स आपको 1 मिलेगा। तो 1 को कैसे मार्क कर लेंगे, 1 2 3 4 5 कंप्लीट एंड 9 के लिए 4 और बना देंगे, दिस विल बी 1। 2 को काउंट करेंगे तो वो आपको 15 टाइम्स मिलेगा। तो कैसे करेंगे, 5 के कितने सेट बनाने पड़ेंगे मुझे, यहाँ पर 3 सेट बनाने पड़ेंगे, सो दैट इट विल मेक 15। ठीक है। उसके बाद 3 को काउंट करेंगे, वो 5 टाइम्स आएगा। देखो देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो 5 टाइम्स आया, तो इसके लिए 5 बार बन जाएगी इस तरीके से। और उसके बाद जो लास्ट है 4, वो आएगा 6 टाइम्स। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद आप इसका टोटल करोगे, फटाफट से टोटल कर लो, 5 9 15 5 एंड 6। इसका जब टोटल करोगे तो टोटल आएगा 40। तो यही 40, देखो यहाँ पे 40 फैमिलीज थी। तो यानी हमारा डाटा बिल्कुल करेक्ट है, हमने करेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। तो आज की वर्कशीट में बेटा अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सीख लिया है कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, टेलीमार्क्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन है, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से अपना काम फिनिश कीजिए और फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। Thank you for watching, students.